रमा केसरी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। राजभवन में 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का मनाया गया स्थापना दिवस। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत कार्यक्रम, राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने की शिरकत। बालाघाट में धूमधाम से मनाया गया कांग्रेस नेत्री का जन्मदिन। अनुभव मुजारे के समर्थकों ने दी शुभकामनाएं। कांग्रेसियों ने मुजारे को दी जीत की अग्रिम बधाई। नारायणपुर में कलेक्टर ने किया स्ट्रांग रूम का निरीक्षण। ईवीएम मशीन और मतगणना स्थल का लिया जायजा, व्यवस्था सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। बलौदाबाजार में धान केंद्रों का कलेक्टर ने किया आकस्मिक निरीक्षण। धान बेचने आए किसानों से लिया व्यवस्थाओं का जायजा। बरदाना रजिस्टर की बारीकी से की गई जांच। बाघापुर थाना खरीदी केंद्र पर नहीं पहुंच रहे किसान। धान खरीदी केंद्र में पसरा सन्नाटा। किसानों के लिए धान खरीदी केंद्र का पर व्यवस्थाएं दुरुस्त। शुरुआत करते हैं खबरों की। राजभवन में एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत में छत्तीसगढ़ सहित 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का स्थापना दिवस मनाया गया। आपको बता दें कि इस अवसर पर राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने भी कहा कि सांस्कृतिक विविधता हमें समृद्ध और शक्तिशाली बनाती है। राजभवन में राज्यपाल हरिचंदन ने मुख्य अतिथि से में भारत के राज्यों छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश समेत केंद्र शासित प्रदेशों का भी स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर शुरू की गई केंद्र सरकार के एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत विविधता में एकता की भावना को बढ़ावा देने के लिए सभी राज्य एक दूसरे राज्यों का स्थापना दिवस मना रहे हैं और इसी कड़ी में राजभवन में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया और इसमें छत्तीसगढ़ में निवास करने वाले इन राज्यों के लोगों ने उत्साह के साथ में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने कहा कि भारत अनेक रंगों के फूलों की माला है। हर राज्य की अपनी एक एक अलग पहचान है और विविधता होते हुए भी हम सब एक हैं। वहीं रायपुर में पूर्व मंत्री और रायपुर दक्षिण विधानसभा के विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कांग्रेस सहित सीएम भूपेश बघेल पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी को आभास हो गया है कि वो जाने वाले हैं और बीजेपी आने वाली है। साथ ही ब्रजमोहन अग्रवाल ने यह भी कहा कि कांग्रेस से मुख्यमंत्री के पहले 4 दावेदार थे और अब 5 हो गए हैं। कांग्रेस छत्तीसगढ़ महतारी का उपयोग केवल राजनीति के लिए करती है। कांग्रेस अपनी हार की समीक्षा कर रही है। कांग्रेस अपनी हार की समीक्षा कर रही है क्योंकि उनको अब इस बात का एहसास हो गया है कि उनकी विदाई जनता ने तय कर दी है और बीजेपी के स्वागत के लिए जनता तैयार है और इसलिए अपने विदाई की, अपनी हार की समीक्षा कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस में घमासान है और मुख्यमंत्री के पहले तो 4 दावेदार थे, अब 5 हो गए। छत्तीसगढ़ में दोनों चरणों के मतदान सफलतापूर्वक हो गए। अब लोगों को 3 दिसंबर के दिन होने वाली मतगणना का इंतजार है। वहीं अब कांग्रेस की समीक्षा बैठक को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि 2 दिन तक समीक्षा हुई और प्रत्याशियों से चर्चा हुई। पार्टी ने बेहतर चुनाव लड़ा। 2023 में कांग्रेस फिर से सरकार बना रही है। छत्तीसगढ़ में 75+ सीटों पर जीत कर आएंगे। और वहीं टीएस बाबा के सीएम बनने के बयान पर दीपक बैज ने कहा कि वो बयान हमारे वरिष्ठ नेता का व्यक्तिगत है, बीजेपी को मुद्दा चाहिए। वहीं सीएम के चेहरे को लेकर दीपक बैज ने कहा कि हमारी सरकार बन रही है, उसके बाद विधायक दल की बैठक में निर्णय लिया जाएगा और अंतिम फैसला आलाकमान का होगा। भारतीय जनता पार्टी दहाई तक भी नहीं पहुंच पाएगी पहले चरण के चुनाव में, और पहले चरण के चुनाव में कांग्रेस स्पष्ट बहुमत के साथ बढ़त बना के सेकंड चरण के चुनाव में हम आ गए और सेकंड चरण के चुनाव में भी जबरदस्त चुनाव लड़े हैं और सेकंड चरण में भी 70 सीटों में जबरदस्त कांग्रेस को बढ़त मिलेगी। इस समय फिर से दुर्ग संभाग
6 के 6 सीटों पे कांग्रेस जीतेगी। हमारे प्रत्याशियों ने बेहतर चुनाव लड़ा है, पार्टी ने बेहतर चुनाव लड़ा है और हमारी सरकार ने 5 साल बेहतर काम किया है और आने वाला समय में हम लोग क्या काम करने वाले हैं। तो ये 2-3 चीजें एकदम क्लियर, साफ साफ और स्पष्ट है। इनके साथ छत्तीसगढ़ में ये सब चीजों को लेकर हम छत्तीसगढ़ में फिर से हम सरकार बना रहे हैं। बालाघाट नगर मुख्यालय के एक होटल परिसर में 20 नवंबर को कांग्रेस नेत्री और बालाघाट विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी अनुभा मुजारे का जन्मदिन मनाया गया। आपको बता दें कि उनके समर्थकों और कांग्रेस परिवार ने मिलकर बड़े धूमधाम से जन्मदिन मनाया और साथ ही शुभकामनाएं भी दी। आपको बता दें कि इस अवसर पर अनुभा मुजारे ने केक काटा और सभी ने एक दूसरे को केक खिलाकर बधाई दी और इस बीच अनुभा समर्थकों और कांग्रेसियों ने मुजारे को जीत की अग्रिम बधाई देते हुए शुभकामनाएं भी दी। आपको बता दें कि बालाघाट नगर मुख्यालय के एक होटल परिसर में 20 नवंबर को कांग्रेस नेत्री और बालाघाट विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी अनुभा मुजारे का जन्मदिन मनाया गया। आपको बता दें कि उनके समर्थकों और साथ ही कांग्रेस परिवार ने मिलकर बड़े ही धूमधाम से जन्मदिन मनाया है और साथ ही शुभकामनाएं भी दी। इस अवसर पर अनुभा मुजारे ने केक काटा और सभी ने एक दूसरे को केक भी खिलाया। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं कि जहां पर केक काटा जा रहा है और सभी एक दूसरे को केक भी खिला रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि इस बीच अनुभा जो है वो समर्थकों और कांग्रेसियों ने मुजारे को जीत की अग्रिम बधाई भी दी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जहां पर भारी संख्या में लोग भी मौजूद हैं और ये होटल परिसर में 20 नवंबर को कांग्रेस नेत्री और बालाघाट विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी का जन्मदिन मनाया गया और समर्थक और कांग्रेस परिवार ने मिलकर बड़े ही धूमधाम से जन्मदिन मनाया और साथ ही केक काटा। ये मैं कहूंगी कि ये हमारे जो कांग्रेस परिवार है और कांग्रेस के जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं और समस्त हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनमें जो उमंग है, उत्साह है, जोश है, वो इसलिए है क्योंकि इस बार मध्य प्रदेश में अभी चुनाव हुए हैं, विधानसभा के चुनाव 17 नवंबर को हुए हैं और उसमें पूरे प्रदेश में कांग्रेस का शानदार प्रदर्शन रहा है और सारे जो परिस्थितियां हैं, जो एग्जैक्ट पोल हैं, वो बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है भारी बहुमत के साथ। आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस सत्ता पे लौट के आ रही वापस 18 की तरह और हमारे बालाघाट जिले में भी कांग्रेस के पक्ष में बेहतरीन माहौल है और इस माहौल की जो उमंग है, उत्साह है, वो आज देखने को मिल रही है और मैं सभी कांग्रेस परिवार का, सभी हरेक एक कार्यकर्ता का, सम्मानित पदाधिकारियों का और आप सभी पत्रकार बंधुओं का आभार प्रदर्शन करती हूँ कि आप लोग मेरे जन्मदिन में मुझे आशीर्वाद देने आए और सबका मुझे आशीर्वाद मिला। ऐसे ही आशीष और आशीर्वाद बना रहे और जन जन की आवाज बनने का हमारा प्रयास रहेगा। बालाघाट में चुनाव के पूर्व पॉलिटेक्निक कॉलेज बालाघाट का स्ट्रांग रूम बनाया गया। आपको बता दें कि स्ट्रांग रूम पॉलिटेक्निक कॉलेज बालाघाट से ही जिले की समस्त 6 विधानसभा की कुल 1675 मतदान केंद्रों पर लगे मतदान दल को ईवीएम मशीन आवंटित की गई, जिसमें वीवीपैट, कंट्रोल यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट मशीन सम्मिलित है और 17 नवंबर को मतदान के बाद सभी 1675 मतदान केंद्रों से मतदान दलों ने ईवीएम मशीन को दोबारा स्ट्रांग रूम में जमा कराई, जिन्हें विधानसभा के अनुसार अलग अलग कक्षों में रखकर सीलबंद किया जाएगा। और साथ ही आपको बता दें कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले के पॉलिटेक्निक कॉलेज में बनाए गए स्ट्रांग रूम को दोहरी लेयर सुरक्षा से सुरक्षित किया गया है। इस स्ट्रांग रूम के बाहर विशेष सशस्त्र बल को भी तैनात किया गया और स्ट्रांग रूम के अंदर सीआरपीएफ का एक प्लाटून तैयार भी किया गया। आपको बता दें कि जो 24 घंटे स्ट्रांग रूम पर पैनी नजर रखते हुए दोहरी लेयर में सुरक्षा कर रहे हैं। आपको बता दें कि ईवीएम मशीन के लिए सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। ईवीएम को कड़ी सुरक्षा देखते हुए सशस्त्र बल भी नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरें जहां पर दोहरी लेयर से ईवीएम की सुरक्षा की जा रही है। आपको बता दें कि बालाघाट चुनाव के पूर्व पॉलिटेक्निक कॉलेज बालाघाट का स्ट्रांग रूम बनाया गया है और स्ट्रांग रूम पॉलिटेक्निक कॉलेज बालाघाट से ही जिले के समस्त 6 विधानसभा के कुल 1675 मतदान केंद्रों पर लगे मतदान दल को ईवीएम मशीन आवंटित की गई है, जिसमें वीवीपैट, कंट्रोल यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट्स मशीनें जो हैं वो सम्मिलित भी हैं। 17 नवंबर को मतदान के बाद सभी 1675 मतदान केंद्रों से मतदान दलों ने ईवीएम मशीन को दोबारा स्ट्रांग रूम में जमा करवाया है।
जिन्हें विधानसभा के अनुसार अलग अलग कक्षों में रखकर सील बंद भी किया गया। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले के पॉलिटेक्निक कॉलेज में बनाए गए स्ट्रांग रूम को दोहरी लेयर सुरक्षा प्रदान की गई है। स्ट्रांग रूम के बाहर विशेष सशस्त्र बल को तैनात किया गया। स्ट्रांग रूम के अंदर सीआरपीएफ का एक प्लाटून भी तैयार किया गया है। नारायणपुर कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी अजीत बसंत और पुलिस अधीक्षक पुष्कर शर्मा और साथ ही सीईओ जिला पंचायत देवेश कुमार ध्रुव ने स्वामी आत्मानंद महाविद्यालय स्ट्रांग रूम में रखे ईवीएम मशीन और मतगणना स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने मतदान के बाद में रखे गए ईवीएम को स्ट्रांग रूम से सुरक्षित और उनकी निगरानी के लिए सुनिश्चित व्यवस्था कराने के निर्देश दिए। मतगणना 19 राउंड में संपन्न किए जाने की जानकारी दी गई। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर अजीत बंसत ने भी स्ट्रांग रूम परिसर में सीसीटीवी कैमरा, मतपेटी, वितरण केंद्र और मतगणना स्थल तक सुव्यवस्थित पहुंच मार्ग, साफ सफाई सहित अन्य व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। छत्तीसगढ़ में पहले और दूसरे चरण के मतदान समाप्त होने के बाद मतदान पेटियों को राजधानी रायपुर के जो शेष बाहर जो है स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज में सुरक्षित रूप से रख दिया गया है। आपको बता दें कि सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं और 3 दिसंबर को राज्य में चुनाव की परिणाम भी घोषित होने वाले हैं, जिसको लेकर मतदान पेटियों की सुरक्षा लगातार जारी है। स्ट्रांग रूम की सुरक्षा को लेकर एएसपी नीरज चंद्राकर ने भी कहा कि स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के लिए उचित दिशा निर्देश भी दिए गए। सुरक्षा बलों की कड़ी निगरानी सुरक्षा रूम पर बनी हुई है और उसके आसपास के क्षेत्र पर भी लगातार निगरानी रखी गई है ताकि किसी प्रकार का हस्तक्षेप चुनौती प्रक्रिया में ना पड़े। इसका ध्यान पूर्ण तरीके से रखा गया है। स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के लिए इलेक्शन कमीशन के एक जो गाइडलाइन है, निर्देश है, उसमें पूरी सिक्योरिटी एक पहले से ही निर्धारित की गई है। उसके अनुसार जो बिल्डिंग है उसकी सुरक्षा पैरामिलिट्री फोर्स को देना था, तो हमारे यहाँ सीआईएसएफ की पूरी एक कंपनी उसकी सुरक्षा कर रही है। उसके बाद दूसरा कार्डन जो होता है इंटरमीडिएट कार्डन बोलते हैं, उसमें आर्म्स गार्ड लगाना था, तो हमारे जो छत्तीसगढ़ आर्म फोर्स की जो पुलिस है उसकी एक प्लाटून वहां पर डिप्लॉय की गई है। और तीसरा लेयर अर्थात आउटर कार्डन जो है वो डिस्ट्रिक्ट फोर्स के अधीन होना, तो एक टीआई के नेतृत्व में वहां पर हम लोगों ने टीम बना के रखी है। उसमें भी करीब 30 से 40 लोग सुरक्षा पे लगे हुए, जो 24 आवर्स वहां पे ड्यूटी लगी हुई है। साथ ही चूंकि पारदर्शिता रखनी है, इस कारण इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइन के अनुसार जितने भी स्ट्रांग रूम है वो सबके सीसीटीवी कनेक्ट है और वो हमारे आउटर लेयर के बाहर में एक स्क्रीन लगा हुआ है जिसपे प्रत्याशी जो है उसके एजेंट उस पर आकर लगातार निगरानी रखते हैं, देखते हैं। तो इस प्रकार से फुल प्रूफ एक सिक्योरिटी वहां पर प्रोवाइड कराई गई है और सीएसपी नया रायपुर इसके प्रभारी अधिकारी हैं, उसके नेतृत्व में वहां पर सुरक्षा लगाई। बगावट के धान खरीदी केंद्र में 1 नवंबर से धान की खरीदारी चालू हो गई है, लेकिन अब तक एक किसान ने भी अपनी धान का विक्रय नहीं किया है, जबकि लैब्स प्रबंधक फूल सिंह बिसई का भी कहना है कि हमारी ओर से संपूर्ण तैयारी हो चुकी है और ना तो इस बार बारदाने की कमी है और ना किसानों को पानी की कमी है। सारी व्यवस्थाएं भी कर ली गई, लेकिन आज तक कोई किसान एक पैकेट भी धान लेकर बेचने नहीं आया। धान खरीदी केंद्र पर सन्नाटा पसरा हुआ है। इस वक्त हम ब्लॉक मुख्यालय के आदिम जाति कल्याण सेवा समिति धान खरीदी केंद्र पर है। आज 20 नवंबर है और 1 नवंबर से धान खरीदी चालू हुई है। आज पर्यंत तक एक किसान भी नहीं आया है और लेम्स प्रबंधक का कहना यह है कि हमारे साइड से पूरी तैयारी है, बारदाने की व्यवस्था है, किसानों के लिए पीने की पानी की व्यवस्था है, बाट है, सारी चीजें हैं, तैयारी पूर्ण है। अगर कोई किसान लेकर आता है धान तो खरीदी चालू कर दी जाएगी, लेकिन आज 20 दिनों तक बोहनी तक नहीं हुई है बकावंड ब्लॉक मुख्यालय के धान खरीदी केंद्र। इससे संबंधित जब हमने यहाँ के मैनेजर से संपर्क किया तो उनका कहना यह है कि वो अभी कहीं बाहर हैं, किसी किसानों के पास गए हुए हैं और उनके हवाले से खबर ये आ रही है कि वो बोल रहे हैं कि हमारी ओर से संपूर्ण तैयारी कर ली गई है, अगर किसान कल ही धान लेकर आएगा तो हम कल ही खरीद लेंगे। बलौदाबाजार और पलारी विकासखंड के कई धान खरीदी केंद्रों पर कलेक्टर चंदन कुमार और साथ ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दीपक झा आकस्मिक निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने बलौदाबाजार के ग्राम सकरी और पलारी के ग्राम पंचायत अमेरा और नगर पंचायत
पलारी के धान खरीदी केंद्रों पर धान बेचने पहुंचे किसानों से मुलाकात की और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कलेक्टर ने निरीक्षण के दौरान स्टॉक पंजी, बारदाना रजिस्टर और टोकन रजिस्टर की बारीकी से जांच की और इसके साथ ही ढेरी में लगाए हुए धान को पॉस मशीन के जरिए आर्द्रता को मापा गया। आपको बता दें कि जांच के दौरान धान की गुणवत्ता सही पाई गई और इस दौरान कलेक्टर ने धान खरीदी केंद्र प्रभारी से कहा कि किसान कड़ी मेहनत कर धान उत्पादन करता है, किसान की मेहनत का वाजिब दाम मिले और उनके काम का भी सम्मान हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। जगदलपुर में 20 को बस्तर जिला यादव समाज ने कृष्ण मंदिर में गोपाष्टमी गांव पर्व पर दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कृष्ण मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रसाद वितरित किया गया और सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। आयोजन के संबंध में समाज के बलराम यादव ने कहा कि गोवर्धन पूजा के बाद में गोपाष्टमी का पर्व मनाया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण बाल्यकाल में गायों को चराने जंगल प्रस्थान करते हैं और तब से गोपाष्टमी पर्व मनाने की परंपरा शुरू हुई है। यादव समाज के सारे सदस्यगण और समाज के सारे लोग मिलकर गोपाष्टमी के साथ साथ दिवाली पर्व का भी कार्यक्रम रखा गया। आप लोग भी दिवाली मिलन मनाई जाए। यहाँ और क्या क्या कार्यक्रम होगा यहाँ आज? बच्चों का नृत्य होगा और ज्यादा कार्यक्रम छोटा 2-4 कार्यक्रम। कोरबा जिला के सीतामढ़ी में एक बोरा व्यापारी के घर अजगर सांप देखने को मिला। काम करते वक्त घर वालों की नजर बोरे के ऊपर बैठे एक विशाल काय 8 फीट के अजगर पर पड़ी। इसकी जानकारी वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू टीम प्रमुख जितेंद्र सारथी को दिया गया, जिसके कुछ ही देर बाद सारथी मौके स्थल पर पहुंचकर रेस्क्यू कर अजगर को बोरे में डालने में कामयाब हुए, जिसके बाद में घर वालों ने राहत भरी सांस ली और फिर अजगर को जंगल में छोड़ दिया गया। घर में आज अजगर सांप निकला और भैया आज जितेंद्र सारथी जी रेस्क्यू किए और उसके वजह से मेरे घर में से बहुत बड़ा खतरा जो था वो टल गया। सर, बहर के कमलनगर स्थित गाडर पुल के पास में पिगड़ी के वृक्ष में हनुमान जी की आकृति बनी हुई है, जो आजकल हनुमान भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। दूर दूर से हनुमान भक्त दर्शन लाभ पाने के लिए यहां पर पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि हनुमान व्यायामशाला सदस्यों ने राम भक्त हनुमान की पूजा अर्चना कर सिंदूर चढ़ाया और दर्शन का लाभ लिया। बालाघाट जिला प्रशासन और जिला पुरातत्व पर्यटन और सांस्कृतिक परिषद नेशनल पार्क कान्हा के लिए पहला नवाचार कर एक अनोखी शुरुआत कर ली गई। आपको बता दें कि जिसके तहत 26 नवंबर से मैराथन का आयोजन किया जा रहा है और जिसके लिए 24 नवंबर तक प्रतिभागी आयोजन में हिस्सा लेने के लिए पंजीयन करवा सकते हैं और मैराथन के लिए तैयारियां भी जबरदस्त तरीके से प्रशासन द्वारा की जा रही हैं। साथ ही आपको बता दें कि कान्हा नेशनल पार्क और प्राकृतिक प्रेम के प्रति प्रेरित करने के लिए कभी ऐसा आयोजन नहीं हुआ, लेकिन जिला प्रशासन और पुरातत्व पर्यटन विभाग की पहल पर युवाओं और हर वर्ग के लिए ऐसा अवसर लाया है। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के ग्राम हुडेली में वैध पत्थर खदानों की संख्या नाम मात्र है, जबकि अवैध खदानों की भरमार है। आपको बता दें कि पिछले कुछ सालों पर का अगर आकलन करें तो गुडेली में वैध पत्थर खदान केवल गिने चुने कृषि संचालक ही संचालित कर रहे हैं, जबकि अवैध खनन की संख्या बढ़ने के साथ साथ यहां पर ब्लास्टिंग भी नियमित होती रहती है। आपको बता दें कि हाल ही में एक खदान का ब्लास्टिंग वाला वीडियो भी खूब सुर्खियों में है, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है कि ब्लास्टिंग किसने की और किसके खदान पर करवाई है, लेकिन इतना तो साफ है कि गुडेली के पत्थर खदानों में दिन दहाड़े ब्लास्टिंग किया जा रहा है। और साथ ही आपको बता दें कि आज तक इन अवैध खदानों पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई और लिहाजा यही कारण है कि खनन माफिया खदानों में दिन दहाड़े ब्लास्टिंग कर पत्थर की निकासी कर क्षेत्र के छोटे बड़े क्रशर में भारी मात्रा में पत्थर की सप्लाई करके खूब कमाई कर रहे हैं।
जब रोड में चलते फिरते गाड़ी जो फ्लाइट लेके जा रहे हैं उसमें भी गीलापन आ रहा है और बिना कहीं गेट खुला रहता है, छिपते हुए रोड में जा रहा है, फिर वो सूख जाता है, फिर गाड़ी चलता है तो आने जाने मोटरसाइकिल वालों को बहुत परेशानी आ रहा है। और हमारे ग्राम पंचायत गुड़दी में भी फ्लाई ऐश खदान में डाला जा रहा है, तो खदान से नाला तक भी जा रहा है। अब पानी में बहुत, कहने का मतलब है कि नाला दूषित हो रहा है फ्लाई ऐश डालने। हाँ, दूषित क्यों नहीं होगा, वो जब फ्लाई ऐश जाएगा तो फ्लाई ऐश का जो कचरा है वो डलेगा तो गजरा भी ऊपर नीचे हो रहा है और नदी जाने का भी संभावना है जब नाला से लगा है। तो अवैध लीज का कुछ मामला सामने शिकायत मिला है? अवैध जो लीज है, जो खदान करवा रहे हैं, जो एनओसी लेते हैं, जो शासन से लेते हैं, सब नियम को पालन में करके करेंगे बोलते हैं। जैसे लीज खदान है तो लीज के खदान के नियम के तहत चारों तरफ बाउंड्री होना जरूरी है। धार में विश्व मधुमेह दिवस के अवसर पर नगर के निजी अस्पताल में पत्रकार कर मधुमेह रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक जैन ने मधुमेह रोग की रोकथाम के बारे में जानकारी दी। साथ ही इस बीमारी से कैसे बचा जा सके इसके बारे में भी लोगों को बताया गया। इस दौरान उन्होंने बताया कि देश में 7.5 करोड़ लोग मधुमेह रोग से पीड़ित हैं और वहीं धार जिले की बात की जाए तो धार जिले में भी इसकी संख्या तकरीबन 1 लाख है जो तेजी से बढ़ती जा रही है। देश के अंदर करीब 7 से 7.5 करोड़ लोग मधुमेह पीड़ित हैं। इसी तरह धार जिले की जो आबादी 22 लाख माने और हर 20वां-25वां व्यक्ति यदि मधुमेह से पीड़ित है तो करीब 1 लाख लोग हमारे धार जिले के अंदर मधुमेह से पीड़ित है और ये आंकड़ा बढ़ते जा रहा है। बढ़ते हुए मधुमेह का कारण हमारी शारीरिक निष्क्रियता और बदली हुई जीवन शैली है, जिसमें आहार की, फास्ट फूड की, जंक फूड की और प्रोसेस फूड की प्रचुरता है और शारीरिक निष्क्रियता इसको बढ़ावा देती है। आज की जो मीटिंग खास रूप से रखी गई थी कि जो गर्भवती मां को भी साइड इफेक्ट हो सकते हैं, इस सब को रोकथाम के लिए जरूरी यह है शारीरिक सक्रियता हो, स्ट्रेस लेवल की या टेंशन की कमी हो और हमारा आहार संतुलित और उचित हो जो कि हमारे सामान्य वजन को बनाए रखे, न कि मोटापे को डेवलप करे। इन सब प्रक्रियाओं और साथ में दवाओं और इंसुलिन का उपयोग करके हम मधुमेह पर और गर्भावस्था में होने वाली मधुमेह पर नियंत्रण पा सकते हैं। व्यायाम का आपने जिक्र किया है कि व्यायाम से शुगर घटती है, तो एक व्यक्ति अगर 2 किलोमीटर दौड़ता है, पसीना बहाता है, तो उसकी कितनी शुगर कम हो सकती है? ये आप मान लीजिए कि यदि 2 किलोमीटर व्यक्ति दौड़ेगा तो इस पे डिपेंड करता है कि वो कितनी तेजी से दौड़ रहा है और कितनी उसकी सांस फूलती, उसकी कितनी हृदय की धड़कन बढ़ जाती। इन सबको मिला के करीब करीब माने तो किसी व्यक्ति के अंदर 150 कैलोरी तो किसी व्यक्ति में 200 कैलोरी, इतनी कैलोरी उसमें यूज हो जाती है। देश भर में बड़े ही धूमधाम से छठ महापर्व मनाया गया और इस दौरान कई जगह पर घटनाएं भी सामने आई। इसी बीच छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में 2 पक्षों में छठ घाट पर जमकर मारपीट हुई और इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मिली जानकारी के अनुसार छठ पूजा के दौरान सुबह अर्घ देने अंबिकापुर के शंकर घाट में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे और इसी दौरान 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई और अब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फिलहाल मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है और बताया जा रहा है कि पूजा करने की जगह को लेकर विवाद हुआ और फिर देखते ही देखते मारपीट शुरू हो गई। खबर कोरबा से है जहां पर पंप हाउस SECL कॉलोनी में लगी भीषण आग लग गई। आपको बता दें कि हालांकि घर बंद होने के कारण कोई भी जनहानि नहीं हुई। फिलहाल आग बुझाने के प्रयास में आसपास के लोग जुटे हुए हैं। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की संभावना जताई जा रही है। वर्ल्ड कप 2023 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए फाइनल मुकाबले में भारत की हार के बाद में देश भर के क्रिकेट प्रेमियों में निराशा है। आपको बता दें कि मैच को लेकर देश भर में उत्साह का वातावरण था। फाइनल मैच को देखते हुए लोगों में सुबह से ही उत्साह नजर आया। लोग सुबह ही टीवी के सामने नजरें टिकाकर बैठ गए, लेकिन मैच में मिली हार से क्रिकेट प्रेमियों में निराशा देखने को मिली। वहीं अब क्रिकेट प्रेमी अगले वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की जीत का कयास भी लगा रहे हैं। बहुत अच्छा था, लेकिन रोहित शर्मा और विराट कोहली अगर मैच में बैटिंग में टिक जाते तो हम जीत जाते। कोई बात नहीं, अब दूसरी मैच में जीतेंगे। मैच वैसे तो बिल्कुल भी 1% भी ठीक नहीं था, क्योंकि मैच इस बार वर्ल्ड कप इंडिया में हो रहा था, तो हम लोग को बहुत एक्साइटमेंट था कि और दिवाली की जस्ट बाद का अगर आज इंडिया जीत जाती तो हम लोग को एक बार
फिर से दिवाली मनाने के लिए मिलता। लेकिन शुरू से जब बैटिंग हो रहा था तभी से अंदाजा था कि शायद इंडिया इस बार वर्ल्ड कप ना जीत पाए, और बहुत दुख तो है कि इंडिया नहीं जीत पाया। और कांग्रेचुलेशंस ऑस्ट्रेलिया टीम को कि वो जीत गई वर्ल्ड कप, और कोशिश करते रहना हमारा काम है। इस बार नहीं तो अगले बार हम लोग फिर पक्का जीतेंगे। भटगांव थाना क्षेत्र के सलोनी कला पंचायत में कलयुगी पति ने पत्नी की हत्या कर दी। आपको बता दें कि पति ने पत्नी के गर्दन और सिर पर सिलबट्टा से वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। आपको बता दें कि बताया जा रहा कि पति पत्नी के बीच में धान कटाई को लेकर विवाद हुआ था, और इसी बीच में विवाद काफी बढ़ गया और आरोपी पति आवेश में आकर पत्नी पर सिलबट्टा से हमला कर दिया, जिससे उस पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं आपको बता दें कि आरोपी के रिश्तेदारों का कहना है कि पिछले 6 महीनों से आरोपी पति की मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। इधर घटना की जानकारी मिलते ही भटगांव थाना प्रभारी अमृत भार्गव अपनी टीम के साथ में मौके पर पहुंचे और आरोपी पति को गिरफ्तार कर शव का पंचनामा कर पीएम के लिए भी जो है पोस्टमार्टम के लिए बिलाईगढ़ रवाना कर दिया, और आगे की जांच में पुलिस जुटी हुई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।